हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को समझाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यह एक पोएम है, यह एक लव पोएम है यानी प्रेम काव्य है। और इसके जो पोएट है वह है जॉन डन। कौन है? जॉन डन। पोएट का मतलब होता है कवि, यानी पोएम को लिखने वाले को पोएट कहा जाता है। तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोएट है वो कौन है? जॉन डन है। कौन है? जॉन डन। वैसे पोएट को कंपोजर भी कहा जाता है, यानी इस पोएम के कंपोजर कौन है? जॉन डन है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में पोएम से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, लेकिन उसके जो पोएट या कंपोजर रहते हैं उसके इंट्रोडक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पोएम को पढ़ने से पहले इसके जो पोएट है जॉन डन, इनके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। जॉन डन वाज बॉर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631, यानी जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1631 में। द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। पायोनियर मीन्स होता है प्रणेता। क्या होता है? प्रणेता। देखिए न्यू काइंड का मतलब होता है नए प्रकार के, लिरिकल मतलब होता है गे जिसे गाया जाता है, और सैटिरिकल वर्स का मतलब होता है व्यंग्यात्मक कविता। वर्स मतलब पद या छंद होता है, इसे कविता भी कहा जाता है। तो सैटिरिकल वर्स का मतलब क्या हो गया? व्यंग्यात्मक कविता। और मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक। अभी सब के हिंदी को समझते हैं। यानी ये जॉन डन जो थे ना, यह पायोनियर थे, यानी प्रणेता थे। किस चीज़ के? तो नए प्रकार के जो गे और व्यंग्यात्मक जो कविता होता है ना, उसी के ये क्या थे? पायोनियर थे। क्या थे? पायोनियर थे, यानी प्रणेता थे। और जो गे कविता यानी गाने वाले कविता और व्यंग्यात्मक कविताओं के जो पायोनियर होते हैं, जो प्रणेता होते हैं, उन्हें मेटाफिजिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल कहा जाता है। यानी जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट थे। कैसे पोएट थे? मेटाफिजिकल पोएट। आगे समझते हैं। वाज बॉर्न इन लंदन इन टू ए प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। अच्छा, जॉन डन का जन्म लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। कैसे फैमिली में था? प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध, यानी अमीर परिवार में हुआ था। और वो जो परिवार के लोग थे रोमन कैथोलिक धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को? रोमन कैथोलिक धर्म को मानते थे। फैमिली मीन्स होता है परिवार। ऑफ ट्रेडर्स, और वे लोग जो थे ना ट्रेडर्स थे, यानी व्यापारी थे। एट ए टाइम वेन इंग्लैंड वाज एस्टेंशुअली एंटी कैथोलिक, जब जॉन डन का जन्म हुआ था उस टाइम इंग्लैंड के जो लोग थे ना एस्टेंशुअली एंटी कैथोलिक, मतलब उन लोगों को ना कैथोलिक धर्म में विश्वास नहीं था, यानी एंटी कैथोलिक थे। वे लोग कैथोलिक धर्म के लोगों से के विरोधी थे। क्या थे? विरोधी थे। एस्टेंशुअली एंटी कैथोलिक का मतलब होता है कट्टर विरोधी होना। क्या होना? कट्टर विरोधी होना। किस चीज़ का था? कैथोलिक धर्म का। देखिए फ्रेंड्स, इतना का हिंदी में दोबारा समराइज करके बता दे रहा हूँ। जॉन डन का जन्म हुआ 1572 में, इनकी मृत्यु हो गई 1631 में। ये पायोनियर थे, यानी प्रणेता थे। किस चीज़ के प्रणेता थे? तो गे और व्यंग्यात्मक कविताओं के प्रणेता थे, जिसकी वजह से इन्हें मेटाफिजिकल कहा जाता था। आगे इनके बारे में लिखा गया, इनका जन्म लंदन में हुआ था, अमीर परिवार में हुआ था, वो सब रोमन कैथोलिक धर्म को मानता था, और वो जो परिवार के लोग थे वो सब व्यापारी थे। और जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था उस मतलब कैथोलिक धर्म को मानता था, लेकिन उस टाइम के जो लोग थे, इंग्लैंड के लोग थे, वो सब एस्टेंशुअली एंटी कैथोलिक थे। यानी एंटी कैथोलिक का मतलब होता है कैथोलिक धर्म का विरोधी होना। तो उस टाइम इंग्लैंड के जो लोग थे वो कैथोलिक धर्म का विरोधी थे, मतलब कैथोलिक धर्म में उनका विश्वास नहीं था। आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। डॉन वाज फोर्स्ड मतलब जॉन डन को ना बाध्य होना पड़ा था, यानी मजबूर होना पड़ा था, टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। लीव मीन्स होता है छोड़ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए इनको ना बाध्य होना पड़ा था, फोर्स्ड किया गया था। विदाउट ए डिग्री, बिना किसी डिग्री के। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन मतलब उनके धर्म के चलते जॉन डन को ना बिना किसी डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था, छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, उन्होंने लॉ का पढ़ाई किया था, कानून का पढ़ाई किया था, एंड रीड थियोलॉजी, साथ ही वह धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई किए थे। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबल। देखिए पावरफुल नोबल का मतलब होता है शक्तिशाली, और नोबल का मतलब होता है भद्र पुरुष, मतलब अच्छे इंसान के। ठीक है, तो एक शक्तिशाली एक अच्छे इंसान की क्या बन गए थे? सेक्रेटरी बन गए थे, यानी सचिव बन गए थे। और इन्होंने
2 नेवल एक्सपेडिशन यानी 2 नौसैनिक अभियानों में भी भाग लिया था। नेवल एक्सपेडिशंस का मतलब होता है नौसैनिक अभियान, यानी जॉन डन जो है ये 2 नौसैनिक अभियानों में क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे यानी भाग लिए थे। और एक नोबेल मैन यानी एक अच्छे इंसान के, एक अच्छे पुरुष के, या और वो जो पुरुष था कैसा था, पावरफुल था, शक्तिशाली, अच्छे पुरुष के क्या बन गए थे, सेक्रेटरी बन गए थे यानी सचिव बन गए थे। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस। देखिए आगे समझते हैं, उनका जो ये सेक्रेटरी का जॉब था ही लॉस्ट, इन्होंने तब खो दिया, उनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा। व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस। देखिए इसका मतलब को समझते हैं। देखिए उनका जो ये जॉब था, ये जॉब उनके हाथ से चला गया कब, जब उनको ना ब्रीफली मतलब कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया था। प्रिजन मीन्स होता है जेल, क्या होता है जेल, और ब्रीफली मतलब होता है कुछ समय के लिए। तो कुछ समय के लिए इनको जेल भेज दिया गया था, जिसकी वजह से इनका सेक्रेटरी का जो जॉब था वह उन्होंने खो दिया था। अच्छा, इनको जेल क्यों भेजा गया था, क्योंकि अपने पैट्रॉन्स का मतलब होता है संरक्षक, ये मतलब जिनके यहाँ ये रहते थे ना, उसी के भतीजी से सेक्रेटरी मैरिंग मतलब ये जो है ना गुप्त तरीके से शादी कर लिए थे, जिसकी वजह से इनको क्या करना पड़ा था, जेल जाना पड़ा था, और इन्होंने अपना जॉब भी खो दिया था। आइए आगे समझते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। इन 1615 यानी 1615 में एट द एज ऑफ 42, जब वह 42 साल के थे, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। देखिए जब ये 42 साल के थे कब, 1615 में, तो इन्होंने एंग्लिकन चर्च में ऑर्डिनेशन लिया। मतलब ऑर्डिनेशन का मतलब होता है अध्यादेश। ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। ये जॉन डन जो है ना 42 साल की उम्र में एंग्लिकन चर्च के ना ये बन गए थे, पादरी बन गए थे। उसमें मतलब चर्च में जो है ना फादर होते हैं, क्या होते हैं, फादर होते हैं जो उपदेश देते हैं लोगों को। तो ये एंग्लिकन चर्च के क्या बन गए थे, फादर बन गए थे, यानी पादरी बन गए थे, यानी अध्यादेश ये ले लिए थे और लोगों को उस टाइम से उपदेश देने लगे थे। कौन से चर्च में, तो एंग्लिकन चर्च में। कब, तो 42 साल की उम्र में। अच्छा, ये 42 साल के कब थे, तो 1615 में। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। और देखिए जब ये एंग्लिकन चर्च में ऑर्डिनेशन लिए, अध्यादेश लिए, मतलब उस चर्च में ये फादर बन गए, तो बहुत जल्द ही, सुन का मतलब होता है बहुत जल्द ही, बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, तो बहुत जल्द ही वो अपने समय के ग्रेटेस्ट प्रीचर यानी सबसे महान उपदेशक बन गए थे। प्रीचर्स मतलब होता है उपदेशक। देखिए आगे क्या लिखा गया है इनके बारे में। इन लव lyricism Donne broke completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and colloquial tone। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। इन लव लिरिसिज्म का मतलब क्या होता है, यानी प्रेम गीत काव्य में डन ब्रोक कम्प्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। ये जो जॉन डन जो है ना कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से, ब्रोक मतलब होता है छोड़ देना, ये पूर्ण रूप से छोड़ दिए थे किस चीज़ को, तब पेट्रार्कन ट्रेडिशन को, यानी कविता लिखने का जो पेट्रार्कन ट्रेडिशन था, पेट्रार्कन परंपरा था, उसको जॉन डन ने छोड़ दिया था। अच्छा कैसे छोड़ दिया था, तो इंट्रोड्यूसिंग मतलब परिचय देते हुए किसका, तो एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्वल टोन। देखिए इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक और कॉलिक्वल टोन का मतलब होता है मौखिक। क्या होता है, मौखिक। तो ये बौद्धिक और मौखिक, इसको ना बोलचाल की शैली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बौद्धिक और बोलचाल के शैली का परिचय देते हुए कविता लिखने का जो पेट्रार्कन ट्रेडिशन था उसका पूर्ण रूप से ये छोड़ दिए थे। कौन, जॉन डन। और ये अपने तरीके से कविता लिखना स्टार्ट किए थे। कौन, जॉन डन। हिज लव पोएम्स यानी इनकी जो प्रेम कविताएं हैं, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम ए पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। देखिए इसमें लिखा गया है जॉन डन की जितनी भी जो कविताएं होती हैं ना, वह साइंस और ज्योग्राफी के यानी विज्ञान और भूगोल के नए नए खोजों का प्रयोग करती है। मतलब साइंस और ये क्या कहता है, ये ज्योग्राफी जो होता है, जो भूगोल होता है और साइंस जो होता है, उसमें नया नया जो खोज किया जाता है, मतलब उन बातों का भी जिक्र इनकी कविताओं में किया जाता है। क्यों, तो टू हैमर होम ए पॉइंट, मतलब किसी भी बिंदु पर जोर देने के लिए, हैमर होम करने के लिए इनकी कविताओं में साइंस और ज्योग्राफी के नए नए खोजों का भी प्रयोग किया जाता है। और क्यों, द कंबाइंड पैशन विथ द वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग। और ये जो मतलब मौखिक, वर्बल मतलब होता है मौखिक और इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, तो मौखिक और बौद्धिक चीड़ से लोगों के पैशन को जोड़ने के लिए, मतलब लोगों के जुनून को जोड़ने के लिए साइंस और ज्योग्राफी का प्रयोग जॉन डन जो है अपनी कविताओं में करते हैं। डन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटायर्स एंड द एल्गीज एंड सरमन्स। देखिए जॉन डन जो है जाने जाते हैं अपनी रचनाओं के लिए। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है, सैटायर्स एंड एल्गीज है और सरमन्स है। इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स है और इसी के लिए जॉन डन जाने जाते हैं। जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स
हार्स मीटर्स स्ट्रेंड एंड whimsical images characterize all his poetic creations। देखिए जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स का मतलब होता है वास्तविक काव्य कृति, चाहे वास्तविक काव्य भावनाएं। इनकी कविताओं का जो वास्तविक जो काव्य भावनाएं होती है वो क्या होता है, हार्ट्स मीटर्स होता है, मतलब कठोर आत्मीयता होता है। स्ट्रेंड एंड whimsical इमेजेस, whimsical का मतलब होता है उपजी हुई, इमेजेस का मतलब होता है तस्वीर या उसको तस्वीर या फोटो भी कह सकते हैं। तो इनकी जो कविता है ना इसमें ना आपको हार्ट्स मीटर्स देखने को मिलेगा, स्ट्रेंड एंड whimsical इमेजेस देखने को मिलेगा। इनकी जितनी भी काव्य कृति होती है, इनकी जितनी भी कविताएं होती है उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये जॉन डन का इंट्रोडक्शन था। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर इसमें ऐसा कोई वर्ड होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो भी आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये इंट्रोडक्शन था। अब इस पोएम को पढ़ते हैं। देखिए ये पोएम यहाँ से स्टार्ट होता है, वो जो भी अभी मैं पढ़ा वो सब जॉन डन का इंट्रोडक्शन था। देखिए ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें स्वीटेस्ट का मतलब होता है सबसे प्यारा, ठीक है, क्या होता है सबसे प्यारा या सबसे प्यारी भी बोल सकते हैं। लव का मतलब होता है प्यार या प्रेम भी कह सकते हैं। आई डू नॉट गो का मतलब होता है मैं नहीं जाता हूँ, इसका हिंदी ये हुआ। देखिए इस पोएम में क्या होता है, जॉन डन जो है मतलब एक यात्रा पे जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं। तो मतलब कौन से यात्रा पे जा रहे हैं, कौन से ट्रिप पे जाते हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहे हैं, मतलब एक महाद्वीपीय यात्रा पे जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे महादेश में वो घूमने के लिए जा रहे हैं। और उस महादेश का नाम है जर्मनी। क्या नाम है, जर्मनी। यानी ये जर्मनी एक यात्रा पे घूमने के लिए जा रहे हैं। और जब वह जा रहे हैं तो अपनी वाइफ से दूर जा रहे हैं, अपनी वाइफ को साथ में लेकर नहीं जा रहे हैं। तो उनकी वाइफ ना बड़ा अपसेट हो जाती है, सैड हो जाती है, उदास हो जाती है। तो इस पूरे पोएम में वह अपनी वाइफ को अपनी तुलना सूरज से करते हुए समझाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स इस पोएम को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रेम काव्य है, लव पोएम है। तो आप लोग इस पोएम को अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। और इससे आपके एग्जाम में भी बढ़ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या लिखा गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट टीज वेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फेंड डेथ्स टू डाई। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। ये जो है ना अपनी वाइफ को स्वीटेस्ट लव कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वीटेस्ट लव, मतलब मेरी सबसे प्यारी वाइफ या मेरी सबसे प्यारी प्रेम या प्रियतमा भी कह सकते हैं या महबूबा भी कह सकते हैं। ये अपनी वाइफ को कहते हैं कि मेरी महबूबा, आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जाता हूँ, फॉर वेरीनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे, वेरीनेस मतलब था उब जाना या थक जाना। तो ये अपनी वाइफ से कहते हैं कि ओ मेरी महबूबा, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जाता हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ या मैं तुमसे उब गया हूँ या मेरा तुमसे मन भर गया है। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ और ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि ये जो संसार है, ये पूरा जो वर्ल्ड है ना, ये मुझे ना तुमसे ज़्यादा प्रेम करेगी। चाहिए पूरे संसार में ना मुझे तुमसे ज़्यादा प्रेम करने वाली कोई मिल जाएगी, कोई मुझे फीटर लव का मतलब होता है बेहतर प्रेम। क्या होता है बेहतर प्रेम क्या। और ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि इस संसार में कहीं मुझे तुमसे बेहतर प्रेमिका, तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाली कोई मुझे मिल जाएगी। आगे ये कहते हैं, बट सिंस that I must die at last is best to use myself in jest, thus by fends deaths to die। देखिए ये कहते हैं मस्ट डाई एट लास्ट इज़ बेस्ट, लेकिन ये कहते हैं लास्ट में एक दिन मुझे मर ही जाना है। टीज बेस्ट इसलिए बेहतर होगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, इसलिए मैं अपना प्रयोग ना जेस्ट यानी मनोरंजन के लिए करूँ। ये जो है अपनी वाइफ को कहते हैं कि लास्ट में तो मुझे मर ही जाना है, इससे बेहतर ये होगा कि मैं अपना प्रयोग, मैं खुद का यूज, मैं खुद का इस्तेमाल जेस्ट मनोरंजन के लिए करूँ। दस बाई फेंड्स डेथ्स टू डाई, और इस प्रकार से मैं डेथ्स टू डाई यानी मरने का नाटक करूँ। फेंड्स मतलब होता है नाटक करना, क्या करना, नाटक करना। ये अपनी वाइफ को कहते हैं कि देखो मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मेरा तुमसे मन भर गया है, मैं तुमसे उब गया हूँ, और ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि इस संसार में मुझे तुमसे ज़्यादा प्रेम करने वाली, चाहने वाली, मुझे तुमसे कोई बेहतर प्रेमिका मिल जाएगी। लेकिन लास्ट में मुझे एक दिन मर ही जाना है, इसलिए मैं अपना प्रयोग, मैं अपना यूज़ क्यों ना हंसी खुशी के लिए करूँ, मतलब इंजॉय करने के लिए करूँ, मनोरंजन के लिए करूँ, और इस प्रकार से मैं मरने का नाटक करूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब ये अपनी वाइफ से दूर
दूर जाएंगे तो मतलब दूर हो जाएंगे तो मतलब इनको ना अभी ऐसा लग रहा है, इनकी वाइफ को लग रहा है जैसे मैं हमेशा के लिए वो इनसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, एक ना एक दिन तो वो दोनों मर ही जाएंगे, एक दूसरे से जुदा हो ही जाएंगे। तो वो पहले से ही अपनी वाइफ को ना प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी वाइफ को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा, इसीलिए वह मरने से पहले वो अपनी वाइफ से दूर किसी एक यात्रा पे जा रहे हैं और अपने वाइफ को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि अगर मैं मर भी जाऊँगा तो मेरी वाइफ को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे वह कैसे कैसे अपनी वाइफ को समझाते हैं। देखिए आगे इसमें लिखा गया है, Yester night the sun went hence, and yet is here today. He hath no desire nor sense, nor half so short away. Then fear not me, but believe that I shall make speedier journey, since I take more wings and spurs than he. देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। जॉन डन जो है अपनी वाइफ को कहते हैं, येस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। देखिए येस्टर नाइट का मतलब होता है पिछली रात। क्या होता है? पिछली रात। मतलब वो अपनी वाइफ को समझाते हैं कि पिछली रात जो है सन जो है ना मतलब अस्त हो गया था, सूरज अस्त हो गया था। एंड येट इज़ हियर टुडे, और आज जो है वो सन जो है हम लोगों के सामने है। मतलब अपनी तुलना वो सूरज से करते हैं और कहते हैं कि सूरज जो है कल डूब गया था और आज दोबारा उदय हो गया, हम लोगों के सामने है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, जबकि सूरज के पास उसका ना कोई डिजायर था, ना कोई इच्छा था, नॉर सेंस, ना ही उसके पास कोई समझ था, ना ही उसके पास कोई प्रेरणा था। नॉट हाफ सो शॉर्ट अवे, और उसका जो रास्ता था ना वो उसका रास्ता भी इतना मतलब छोटा नहीं था। मतलब आधा हाफ मतलब आधा होता है, शॉर्ट मतलब भी छोटा होता है, तो उसका रास्ता इतना छोटा भी नहीं था, मतलब इतना मतलब आधा था। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उसका रास्ता आधा था और छोटा था, मतलब उसका रास्ता जो है ना, मैं जो एक यात्रा पे जा रहा हूँ तो मेरी यात्रा से भी बड़ा रास्ता किसका था? सूरज का था। मतलब समझो तो मुझसे कई गुना ज़्यादा था और मेरा जो यात्रा है बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है। देन फियर नॉट मी, देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम मुझ पे विश्वास करो, यकीन करो, भरोसा करो। आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी, मेरी जो ये यात्रा है ना वो बहुत स्पीडियर होगी, बहुत तीव्रगामी होगी, तेज होगी। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, क्योंकि सूरज के पास ना कोई स्पर्श, ना कोई प्रेरणा थी और ना ही उसके कोई पंख थे, लेकिन फिर भी वो इतना जल्दी आ गया यात्रा पर से। इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा रास्ता भी सूरज की अपेक्षा कम है, छोटा है, आधा है, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। सूरज के पास ना कोई समझ था और ना ही कोई वांट्स था और ना ही कोई डिजायर्स था, फिर भी वो इतना जल्दी आ गया। और मेरे पास तो बहुत सारे वांट्स और डिजायर्स, और सबसे बड़ा बात मेरे लिए मेरी वाइफ, मेरी महबूबा तुम हो, इसलिए मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए वापस आ जाऊंगा। इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा जो यात्रा है बहुत तेज होगा और मैं अपनी यात्रा में सक्सेसफुल रहूँगा, मतलब सफल रहूँगा। देखिए आगे इसमें क्या कहते हैं, आगे वह कहते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, and we join to it our strength and we teach it art and length itself over us to advance। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। जॉन डन कहते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, मतलब आदमी की जो शक्ति होती है वह कितना कमज़ोर होता है, कितना दुर्बल होता है। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, जब उसका अच्छा वक्त चल रहा होता है, जब उसका अच्छा वक्त ढल रहा होता है। कैन नॉट एड अनदर आवर, तो वो अपने अच्छे वक्त को 1 घंटा बढ़ा नहीं सकता है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही उसका जो अच्छा वक्त गुजर गया उसको वापस ला सकता है। बट बैड चांस, लेकिन जैसे उसका बुरा वक्त आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, जब में हमारा बैड चांस आता है तो हम लोग जो है ना अपने बैड लक को ना स्ट्रेंथ मतलब मजबूती प्रदान कर देते हैं, उसे सबल बना देते हैं, मजबूत बना देते हैं। कैसे? एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम लोग जो है ना उसे बहुत मतलब उसे लंबा बना देते हैं अपनी कला से। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और इस प्रकार से वह मुझ पे हावी हो जाता है। देखिए ये जो है ना जॉन डन कहना चाहते हैं कि जब हम लोग का बैड चांस आता है तो हम लोग हार मान जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बैड लक होता है ना, हमारा जो बैड टाइम होता है वह कम समय के लिए रहना चाहिए, तो वह ज़्यादा समय तक रह जाता है। इसलिए हमें जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आए, जब भी हमारा बैड टाइम आए, तो हमें डट कर उसका सामना करना चाहिए, ना कि हमें रोना चाहिए। अगर हम डट के उसका सामना करेंगे तो हमारा जो ये बैड टाइम है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हार मान जाएंगे
आएंगे तो भाई आपके प्रॉब्लम से लड़ने वाला कोई दूसरा थोड़े ना आएगा। तो ये अपनी वाइफ से दूर जा रहे हैं, तो इनकी वाइफ के लिए अभी बैड टाइम आया हुआ है, तो ये डट कर सामना करेगी, उन पर भरोसा रखेगी कि नहीं ये वापस आ जाएंगे, तब ना मतलब इनका बैड टाइम खत्म होगा, चाहे मतलब इनके मन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर होगा। तो इस प्रकार से अपनी वाइफ को समझाते हुए कहते हैं कि इंसान जो है ना बहुत कमज़ोर होता है, जब उसका बैड चांस आता है ना तो हार मान जाता है, घुटने टेक देता है, जिसकी वजह से उसका बैड जो चांस है, उसका जो बुरा जो वक्त है वह बहुत दिनों तक रह जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। आगे वो अपनी वाइफ को कैसे समझाते हैं, वह कहते हैं व्हेन दो साइएस्ट नॉट विंड। देखिए ये कहते हैं व्हेन दो साइएस्ट, जब तुम आहें भरती हो, दो साइएस्ट नॉट विंड, तो जब तुम आहें भरती हो तब वो मतलब वहाँ से जो हवा निकलती है वो हवा नहीं होता है, बट साइएस्ट माई सोल अवे, जब तुम आहें भरती हो ना तो मेरी जो आत्मा है ना, मेरी जो जान है ना, सोल मतलब होता आत्मा, यहाँ पे जान समझ के चलेंगे। ये अपनी वाइफ को कहते हैं जब तुम आहें भरती हो तो उससे हवा नहीं निकलती है, मेरी जान निकलने लगती है, मेरा जो सोल है ना, मेरी जो आत्मा है ना वो मुझसे दूर होने लगती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं मर जाऊँगा जब तुम आहें भरने लगती हो। वेन दो वी वेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब अनकाइंडली काइंड का मतलब होता है बेवजह, ठीक है, या बेरुखी से, जब तुम बेवजह और बेरुखी से रोती हो ना, माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, मतलब मेरा जो ये जीवन पोषण करने वाला मतलब मेरी जीवन जिससे चल रही है वो जो मेरा ब्लड है वो ना डिके होने लगता है, वो नष्ट होने लगता है। ये अपनी वाइफ को कहते हैं कि जब तुम बेवजह आहें भरती हो, बेवजह रोती हो, तो मेरा जो है ना जान निकलने लगता है और मेरा जो ब्लड है, मेरा जो खून है वो जलने लगता है। इसलिए मेरी महबूबा, माई स्वीटेस्ट लव, मेरी प्रेमिका, तुम ऐसे बेवजह रो मत और ऐसे बेवजह आहें भी मत भरो, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है और मेरी जान निकलने लगती है। आगे देखिए क्या कहते हैं अपनी वाइफ को, ये कहते हैं इट कैन नॉट बी, यानी ऐसा नहीं हो सकता है, दैट दो लवेस्ट मी एज दो सेस्ट, इफ़ इन दाइन माई लाइफ्स दो वेस्ट, दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम कहती हो ना कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हो, इफ़ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, अगर तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो तो तुम इस तरह से मेरा जो लाइफ है इसको वेस्ट नहीं कर सकती हो, बर्बाद नहीं कर सकती हो, दो आर्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ मी। देखिए ये कहते हैं अपनी वाइफ से कि तुम कहती हो मुझसे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, तो तुम इस तरह से मेरे जीवन को, मेरे लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकती हो, क्योंकि मेरा जो पार्ट है वो तुम्हारे बॉडी में है, मतलब मैं तुमसे बिल्कुल जुड़ा हूँ, और जब तुम रोती हो, जब तुम आहें भरती हो तो मुझे तकलीफ़ होती है, तो अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे तकलीफ़ में रख सकती हो क्या? तुम कहती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ऐसे रो कर मुझे तकलीफ़ पहुँचा रही हो, तो ऐसे मुझे तकलीफ़ मत पहुँचाओ, इस प्रकार से तुम मेरे जीवन को बर्बाद करती हो, नष्ट करती हो। आगे देखिए वह क्या कहते हैं, लीट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे बी thy fears fulfill, but think that we are but turned aside to asleep, they who one another keep alive never parted we। देखिए ये कहते हैं लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट। देखिए डिवाइनिंग का मतलब होता है फोरथिंग मतलब होता है पहले से, मतलब सोचना, और डिवाइनिंग हार्ट का मतलब, इसका मतलब क्या होता है इसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे हम ये कहते हैं कि तुम अपने हार्ट में, अपने दिल में, अपने हृदय में पहले से ही मेरे बारे में किसी बीमारी के बारे में मत सोचो, मतलब कुछ बुरा मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, क्योंकि डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, क्योंकि बैड लक की वजह से, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, जो तुम्हारे मन में जो डर चल रहा है, जो फियर है वह फुलफिल हो जाए, बट थिंक दैट वी, तब तुमने बस इतना ही सोचना, वी आर टर्न्ड ए साइड टू स्लीप, कि हम लोग जो है ना एक दूसरे के बगल में ही सोए हुए हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दे हु वन अनदर कीप लाइफ नेवर पार्टेड वी। और लास्ट में कहते हैं कि जो एक दूसरे से प्रेम करते, जो एक दूसरे के लिए जीते मरते, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। मैं इस पैराग्राफ को दोबारा समझा दे रहा हूँ, इस स्टांजा को। इसमें लिखा गया है तुम अपने इस हृदय में, तुम अपने दिल में मेरे बारे में फोर थिंक, पहले से ही कुछ मत सोचो, कुछ बुरा मत सोचो, क्योंकि डेस्टिनी की वजह से, यानी भाग्य की वजह से, बैड लक की वजह से तुम्हारा जो ये फियर्स है, तुम्हारा जो ये डर है, अगर फुलफिल हो जाए, मतलब तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हो और मेरे साथ सच में कुछ गलत हो जाए, तुम सोच रहे हो कि मैं जाऊँगा तो वापस नहीं आऊँगा, अगर मैं सच में वापस नहीं आऊँ तो बट थिंक दैट वी, बस मेरे बारे में बस इतना ही सोचना, थिंक करना, वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, हम लोग जो है ना एक ही साथ सोए हुए हैं लेकिन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम ईस्ट है तो तू वेस्ट है, यानी हम पूरब है तो तुम पश्चिम की ओर मुड़ के सोई हुई हो, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड वी, और जो एक दूसरे से प्रेम करते, जो एक दूसरे के लिए जीते मरते, वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी होगी
होगी, चाहे इस कविता का कोई ऐसा पार्ट होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे, मैं उसे दोबारा समझाऊंगा, आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए एक बार, जय हिंद।